नाजरीन, आज हम जीपीएस लोकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोरियन एयरलाइंस का एक जहाज न्यूयॉर्क से साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत से सियोल जा रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था और पायलट को भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जहाज क्रैश हुआ, और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि इनके पास वो चीज नहीं थी जो आज हम सबके पास मौजूद है। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह से था कि जहाज को सियोल पर रुकने से पहले इसको एनकरेज भी जाना था। ये बात उस वक्त की है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग चल रही थी। इस जंग को लेकर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ अलर्ट थीं। अगर आप मैप पर देखें तो सियोल और एनकरेज इन दोनों के दरमियान एक सीधी लाइन मौजूद है, क्योंकि इस रास्ते में फ्लाई करने से जहाज सोवियत टेरिटरी में एंटर हो जाता है। इसीलिए फ्लाइट को कुछ ऐसा पाथ लेकर साउथ कोरिया जाना पड़ा, गल्फ ऑफ अलास्का से होते हुए नॉर्थ पैसिफिक ओशन और फिर जापान के ऊपर से होते हुए साउथ कोरिया। लेकिन क्या मालूम था पायलट को कि ये दोनों ताकतों की जंग 269 पैसेंजर्स की जान लेकर ही छोड़ेगी, क्योंकि उस दौर में जीपीएस का नामो निशान भी मौजूद नहीं था और पायलट गलती से सोवियत टेरिटरी की तरफ चला गया। सोवियत ने समझा कि ये अमेरिका का जासूसी तैयारा है, तो उस पर मिसाइल खोल दिया। कुछ ही लम्हों के बाद जहाज सोवियत कंट्रोल्ड मोनिपन आइलैंड के करीब समंदर में जा गिरा। इस अचानक खौफनाक खबर ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि इनके पास जीपीएस की टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो इस हादसे को नहीं रोक सके। इस हादसे के बाद 16 सितंबर 1983 को अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जीपीएस को सिविलियन यूज के लिए खोलने का ऐलान कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। नाजरीन, पहले लोग आसमान की तरफ देखकर सफर किया करते थे और अपनी जगह का अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन आज हम अपनी करंट पोजीशन देखने के लिए तारों का तो नहीं बल्कि आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं। मोबाइल फोन, गाड़ियां और हत्ता के पेट्स की लोकेशन को जानना बहुत आसान हो चुका है। ये एक छोटी सी चिप है जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस कहा जाता है। चाहे हम जंगल में हो या किसी रेगिस्तान में, ये एक छोटा सा टूल हमें आखिर कैसे हमारी पिन पॉइंट लोकेशन बताता है, और गूगल मैप जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन कैसे कर पाता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हम सबको पहले ये जानना जरूरी है कि जीपीएस काम कैसे करता है। दोस्तों, ये तो हम सबको मालूम होगा कि हमारे मोबाइल फोन में जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे ही हम अपनी लोकेशन सर्विस चलाते हैं तो ये जमीन को ऑर्बिट करने वाली 24 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल्स वसूल करने लगता है। इस सिग्नल में हमारी लोकेशन तो नहीं होती, बल्कि इस सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट में एक एटॉमिक वॉच होती है जिसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट को हमारे फोन की लोकेशन मालूम नहीं होती, इसको ये मालूम होता है कि वो किस घंटे किस मिनट में दुनिया के किस हिस्से के ऊपर मौजूद होगी। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है उस वक्त सैटेलाइट की एटॉमिक वॉच पर जो भी टाइम होता है ये सिर्फ वो बताती है। लेकिन सवाल ये है कि सैटेलाइट का टाइम और उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाने से हमारी लोकेशन कैसे मालूम पड़ती है। फर्ज कर लें कि आप पेरिस के एक टावर के पास खड़े हैं और सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर है। बेशक रोशनी की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए सिग्नल्स को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा। सिग्नल्स वसूल होने के बाद फोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और डिफरेंस निकालता है कि ये सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि लाइट 600 किलोमीटर सफर करेगी। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब सैटेलाइट ने सिग्नल भेजा था तो उस वक्त वो हमसे 600 किलोमीटर दूर थी। हमारा फोन सैटेलाइट की लोकेशन स्विट्जरलैंड से 600 किलोमीटर के रेडियस में एक सर्कल ड्रॉ करता है, जिससे फोन को इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो इस सर्कल के किसी न किसी बॉर्डर पर या किसी न किसी कोने पर मौजूद है। इस लोकेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए यही सारा प्रोसेस दूसरी सैटेलाइट के साथ दोहराया गया, जिसे सैटेलाइट बी का नाम देते हैं। फर्ज करें कि सैटेलाइट इस वक्त स्पेन के ऊपर है और हमारे फोन ने इस तमाम लोकेशन से ये मालूम किया कि ये सैटेलाइट हमसे 1100 किलोमीटर दूर है। अब हमारे फोन के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्कल्स आ गए, एक सैटेलाइट ए का और दूसरा सैटेलाइट बी का। ये दोनों फोन जहां पर भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हमारा फोन भी वहीं मौजूद होगा। इस लोकेशन को मजीद पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने पड़ते हैं।
जितने ज्यादा सर्कल्स बनते जाएंगे हमारी लोकेशन भी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। इस सब में समझने की बात यह है कि लोकेशन सर्विस का सबसे बड़ा ताल्लुक टाइम से है। अगर हमारे फोन का टाइम 1 सेकंड भी गलत होगा तो लोकेशन में हजारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जीपीएस चिप भी जदीद होती जा रही है। आजकल कई जीपीएस डिवाइसेस में बैटरीज दी जा रही हैं और इनके अंदर अपनी एक क्लॉक मौजूद होती है। मोबाइल ऑपरेटर और इंटरनेट की मदद से एटॉमिक टाइम को ऑपरेट भी किया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल तो कोई फ्री में किसी को मशवरा भी नहीं देता, तो फिर आज इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री कैसे है? क्या इसके जरिए हम सब पर नजर तो नहीं रखी जा रही? पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। ये सैटेलाइट सिर्फ वन वे सिग्नल भेज सकती है और इसको तो ये भी पता नहीं होता कि इनको कब, कौन और कहां इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्री सर्विस देकर हम पर नजर रखी जा रही हो। ये फ्री तो कंज्यूमर के लिए है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सालाना टैक्स लेकर इन जीपीएस सैटेलाइट्स की कॉस्ट को पूरा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी आम हो चुकी है कि अगर ये ना हो तो दुनिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। फ्लाइट नेविगेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपने ट्रक को ट्रैक नहीं कर पाएंगी और हो सकता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आपको वक्त पर ऑर्डर भी डिलीवर ना कर पाए। अगर बात की जाए गूगल मैप की तो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन में भी सबसे बड़ा हाथ जीपीएस का ही होता है।